नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हमले की योजना बना रहे माओवादियों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 12 माओवादियों को ढेर कर दिया है। देखिए हमारा इस खास रिपोर्ट में। बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में पीड़िया के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 12 माओवादी ढेर कर दिए। बस्तर बीजापुर जिले में एक एंटी नक्सली ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें लगातार जिस प्रकार से नक्सलियों का जो उत्पात मचाए हुए थे बस्तर बीजापुर या सुकमा या दंतेवाड़ा की बात अगर करते हैं, नारायणपुर की अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ पे एंटी नक्सली ऑपरेशन चलाया जा रहा है बीते कई दिनों से, जो जिस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो एंटी नक्सली ऑपरेशन में आज जो बीजापुर के लिए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, एक बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पे 12 नक्सलियों को यहाँ पे आज जो लगातार पिछले रात से जो जिस प्रकार से फायरिंग वगैरह चल रही थी, जिसमें गोलीबारी हो रही थी, वहाँ पे 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है। आप दिखा दूं कि जिस प्रकार से ये साव रखे हुए हैं, जिसमें से 10 वो पुरुष नक्सली हैं और 2 महिलाएं हैं। आपको बता दूं कि जैसे ही अगर यहाँ की बात करें तो वहाँ पे हम लोग एक नई चीज देखने के लिए मिलता है कि जहाँ लगातार नक्सलियों की वारदात जिस प्रकार से हो रही है, उसमें अगर हम बात करें तो नक्सलियों की एक बड़ी वारदात में अंजाम दिया जा रहा है। और लगातार यहाँ पे यहाँ के अगर एसपी की बात करें तो जितेंद्र यादव जी हैं, जो जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और यहाँ की जो इस प्रकार पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ तीनों जिले के सुरक्षा बल तैनात रहे हैं, जिसमें दंतेवाड़ा और सुकमा और बीजापुर के जहाँ पे 1200 सुरक्षा बल के कर्मचारी यहाँ पे मौजूद रहे हैं, सुरक्षा बल के मौजूद रहे हैं, जिसके नेतृत्व में, जिसके संज्ञान में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दी गई है। आपको पता ही होगा कि जहाँ नारायणपुर की अगर हम बात करें तो नारायणपुर में भी कांकेर की बात करें तो जहाँ पे 30 नक्सलियों को मार दिया गया है, वैसे ही यहाँ पे स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि नक्सलियों की जो उत्पात थी, जहाँ से ही बीजेपी सरकार बनी है, उस सरकार बनते ही इतनी बड़ी अच्छे को ऑपरेशन किया गया। देखा जाए तो आज नक्सलियों की धीरे धीरे कदम पीछे लेने की बात भी सामने आ रही है। आपको और दिखाते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे एक एक डेड बॉडी आपको दिखाते हैं कि यहाँ सारे के सारे डेड बॉडीज रखे गए हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि नक्सलियों की जो बात की जाए तो इस प्रकार से उत्पात मचाते थे लगातार, जिस प्रकार से नक्सलियों द्वारा अम्बुश लगाना या फिर उनके द्वारा कई प्रकार के जिस प्रकार से कांड जो कर रहे थे, लोगों को क्षतिग्रस्त पहुंचाने के काम कर रहे थे, या सुरक्षा बलों की अब बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ पे नक्सलियों की जो तादाद की जो उत्पात थी उसको कम करते हुए नजर आ रहा है। जैसे ही बीजेपी की शासन यहाँ पे बनी है तब से देकर अभी तक देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से परेशानियां जो बढ़ रही थी वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ नक्सलियों की बात की जाए तो बस्तर में सबसे बड़ी नक्सलियों की जो अपराध बताया जा रहा है वो कम होते नजर आ रहा है। जहाँ तक आप बस्तर के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बस्तर में सबसे ज्यादा नक्सली मारे जा रहे हैं, कई लोग डर के आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे सामान जो बरामद हुए हैं, यहाँ देखिएगा कुछ बोड़े जो नक्सली हैं जो कम से कम उम्र के नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नक्सलियों की जो बात की जाए तो वहां पे हम उस चीज को देखते हुए ये बात कर रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति और परिस्थितियों को देखते हैं कि ये जो समस्या है बस्तर के जो गंगालूर क्षेत्र में, जो बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र के अंतर्गत जो पीड़िया के जंगलों में ये मुठभेड़ लगातार चल रही थी, जिसमें लगातार फायरिंग हो रही थी। उसमें आशंका जताया गया था कि उसमें पापाराव और अन्य नक्सली जो बड़े नाम जो चेहरे होते हैं वो लोग पाए गए हैं चारों तरफ से। जो दंतेवाड़ा और बीजापुर सुकमा क्षेत्र के जो सुरक्षा बलों के द्वारा चारों तरफ से घेर के जिस प्रकार से यहाँ पे इस घटने को अंजाम दिया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों को हताहत में कोई परेशानी नहीं आया, लेकिन एक आईडी के चपेट में एक जवान घायल जरूर हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ का जो सिचुएशन और परिस्थिति है ये जिन्हें बनाया जाता है, और ये जो बंदूक है ये आप देख रहे हैं कि सारे लोगों की जो हथियार हैं उनको बरामद किया गया है। ये जो विजुअल है ये टिफिन बॉम्ब्स हैं और कपड़े और उनकी जो भी सामग्री है, जो वायर्स हैं, ये सब चीजों को यहाँ पे बरामद किया गया है। और लगातार भारी मात्रा से ये सारे सामान जो विस्फोटक सामान है उन्हें बरामद किया गया है। लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो समस्या जिस प्रकार से लगातार लगा रहे हैं जो नक्सली ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें ये सारी चीजों का जो है एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। आप देख रहे हैं कि इससे पहले जो कांकेर में 30 नक्सलियों को मार दिया गया था, उसमें उसी प्रकार से यहाँ एक कई घंटे फायरिंग के बाद इस घटने में और भी आशंका जताया जा रहा है कि बहुत से नक्सलियों को गोली लगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1200 ही
बरामद किया गया है। जिस प्रकार से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आपको बताया था कि यहाँ जो पीड़िया के जंगलों में जैसे मुठभेड़ हुई है, वहाँ पे जैसे गोलीबारी हो रही थी, तीनों जिलों के सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात रहे हैं। जो 1200 सुरक्षा बल वहाँ तैनात रहे हैं, जिसमें 12 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से 10 नक्सली पुरुष के हैं और 2 नक्सली महिलाएं जो मारे गए हैं। टोटल 12 नक्सली मारे गए। उनके जो हथियार बरामद किए गए हैं, जो उनके बरमार थे, बड़ी संख्या में उनको बरामद किए गए, उन्हें हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ये जो है ना, ये फाइल्स हैं उनके जो बनाए गए, ये फाइल्स हैं, आप देख रहे होंगे। और ये उनके सूज हैं और ये जो वायर है जहाँ पे बम लगाया जाता है, आगे आपको दिखा दिया, देखेंगे वायर है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैंची, उनके सेल्स, उनका पूरी बड़ी मात्रा से जो पर्चे होते हैं वो, और उनकी बेल्ट और उनके साबुन तेल, उनके कपड़े, जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो टूटे वायर है, ये जो वायर है, ये जो बारूद उनकी रखी हुआ है, वो देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से रखा गया। ये टिफिन बम्स हैं जो है ये बड़े बड़े, और उनकी ये जो वॉकी टॉकी भी ये रखी गई है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उनकी वॉकी टॉकी है, जो ये सारी चीज रखे गए हैं। ये विजुअल है, जो विजुअल है, जो विजुअल जिनको रखा गया है, ये सारी चीजें जो आप देखें तो बड़ी मात्रा से जो हथियार रखे गए हैं, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे और चीजें आपको बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से ये जो नक्सली जो ऑपरेशन है चलाया जा रहा था, उसमें एक बड़ी सफलता पुलिस सुरक्षा बलों को मिला है और सुरक्षा कर्मियों को मिला है। ये तो बड़ी एनकाउंटर इसको माना जा रहा है जी का, जिसमें बड़े बड़े नक्सलियों का नाम भी यहाँ पे शामिल रहा है। मौजूदगी बताया जा रहा है कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बताया जा रहा था कि जैसे कि बड़े चेहरे, बड़े नाम, जो पापाक्षक जैसे नाम है, पापाराव जो नाम है, सॉरी पापाराव का जो नाम है, ऐसे नामों को यहाँ पे उजागर कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी सफलता पुलिसकर्मियों को मिला है, इतनी बड़ी इनकाउंटर मिली है। और बीजापुर में इस प्रकार से ये जो बस्तर क्षेत्र जो है, ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे नक्सलियों की उत्पात सबसे ज्यादा रहती है। और आपको बता दूं कि इस टाइप के इस बस्तर के क्षेत्रों में, जो घने जंगलों में जो इस प्रकार से नक्सलियों ने उत्पात मचा कर रखा है, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी के शासन काल आया है, उसमें जो तेजी देखी गई है एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के द्वारा, जिसमें नक्सलियों के पैर लड़खड़ाते हुए नजर आ रहा है, धीरे से पीछे हटाते नजर आ रहे हैं। कई लोग डर के और बाहर क्षेत्र में जाके उन लोग भी। बताया जा रहा है कि माओवादी टीसीओसी के लिए जुटे थे। कैंप पालानाथ और मुतवेंडी कैंप पर हमला करने की इन लोगों ने योजना बनाई थी। पीड़िया के जंगल में माओवादियों के द्वारा स्थापित अस्थायी कैंप को ध्वस्त किया गया। सुबह से शाम तक मुठभेड़ चली, जिसमें मुठभेड़ के दौरान 3 बार माओवादियों के एम्बुश को विफल किया गया। जिला बीजापुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला सुकमा और सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, इस सभी का एक संयुक्त रूप से जो है नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िया के जंगलों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुआ, चला, और इस दरमियान कई बार नक्सलियों के साथ जो है पुलिस का मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ में टोटल 12 जो है नक्सली मारे गए हैं, और उसके अतिरिक्त जो है कई नक्सली जो है सर्चिंग के दरमियान जो है हिरासत में जो है लिए गए हैं, जिनसे अभी पूछताछ जो है जारी है। उसके अतिरिक्त जो है कई हथियार जो है भी उनसे जो है सर्चिंग के दरमियान नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। जो नक्सली हिरासत में लिए गए हैं उसमें से जो है 3 जो है घायल अवस्था में हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है तत्काल जिला अस्पताल में रात को भर्ती कराया गया। अभी जो है वो खतरे से बाहर हैं। और साथ में एक ग्रामीण भी जो है उसमें क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, उसका भी इलाज चल रहा है अस्पताल में। बहुत सारे जो है हथियार आप लोग सामने जो है वहां पर डिस्प्ले कर दिया गया है, जो है आप लोगों ने देख लिया है जो है। और ये अभियान लगातार जो है लगभग 12 घंटे चला है जो है, और उसमें जो है ज्वाइंट रूप से जो है सभी पार्टियों ने अपना जो है योगदान दिया है। अभी आप लोग को पूरी सूची हम उपलब्ध करा देंगे, कौन से पद पर है, कितने उनके खिलाफ जो इनाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो सभी लोग की शिनाख्त हो गई है। 2 जवान घायल है, एक जवान को फिर रात को ही जो है हेलीकॉप्टर से जो है रायपुर रिफर कर दिया गया है। निश्चित तौर से जो है समझ में आ रहा है जिस ढंग से अभियान चल रहा है उसमें जितनी सफलताएं मिली उनमें से भी एक सफलता है। अब बड़ा छोटा नहीं, सफलता होता है, समझ में कोई छोटा है ऐसा कुछ नहीं है। जो
अभी भी हम जो है ना देखते हैं क्या मांग है, सभी चर्चा करेंगे। सभी इनामी है लगभग जो टोटल 8 लाख जो है अभी भी कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी भी जो है कॉम्बैट वर्दी में जो फोर्स जो पहनता है वर्दी, उस वर्दी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खुलासा कर नहीं सकते क्योंकि अभी तो लंबी लड़ाई है, इसलिए नहीं। हाँ बिल्कुल है, जानकारी आया है हमारे पास भी जो है गंगालू थाना अंतर्गत ही जो है समझ में आ रहा है, वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर में है, जहां पर इनकाउंटर हुआ लगभग 20 किलोमीटर दूर में है। अब ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, इसलिए जो इस बात को जो है ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ डीआरजी के अतिरिक्त जो है सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ के लिए किया जा रहा है। इसमें से कोई भी नाबालिग नहीं है, सबके ऊपर इनाम था और सभी इनामी नक्सली हैं। और जो एनकाउंटर में जितने लोग भी हुए हैं उसके अलावा जो गिरफ्तार हुए उसमें भी काफी इनामी नक्सली हैं। तो ये जो जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि इसमें मिली जो है नाबालिग है, इस तरह का कोई इसमें से नाबालिग नहीं है। आप लोगों को सूची मिल जाएगी, सूची के साथ साथ। इतना ही नहीं, पुलिस ने मौके से बीजीएल लॉन्चर, बंदूक, कंट्री मेड राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक, दवाइयों समेत दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की। पीड़िया के जंगल में प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन SZC लेंगू, पापाराव, दरभा डिवीजन SZC चेतू, PLJ कंपनी नंबर 2 के कमांडर बेल्ला, प्लाटून नंबर 13, प्लाटून नंबर 12, मलागिर एरिया कमेटी प्लाटून नंबर 24, गंगालूर एरिया कमेटी सचिव दिनेश मोढ़िया सहित अन्य 100 से 150 सक्षम माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जो है क्षेत्र है उसमें माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसमें वेस्ट बस्तर डिवीजन के जो SZC हैं, इसके अलावा आपके जो कंपनी 2 है उसके कमांडर हैं, इसके अलावा गंगलूर एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी उनके जो मेंबर्स हैं और प्लाटून हैं उनकी भी सूचना थी। इसके अलावा आपके दरभा डिवीजन के भी लोगों की सूचना थी। इस सूचना पर हमने लगभग 3 दिन का ये हमारा अभियान था, जिसमें DRG सुकमा, DRG दंतेवाड़ा, DRG बीजापुर, इसके अलावा CRPF कोबरा 210, 202, CRPF की 85 बटालियन और 230 बटालियन इसमें शामिल हुई थी, STF भी शामिल हुई थी। और उसके बाद संयुक्त एक अभियान चलाया गया था, जिस पर से लगभग 12 घंटे करीब यूएफ हुआ है। इसमें 9 से 10 बार करीब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है, जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक पेक्युलर चीज जो हम लोग को देखने को मिला है इस अभियान में कि सुबह की जैसे ही पहला जो एनकाउंटर हुआ उसके पश्चात तत्काल माओवादियों ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और उसके बाद ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। इसीलिए फिर गिरफ्तारियां काफी हुई हैं इस दौरान, जिसका हम लोग अभी शिनाख्त और पूछताछ कर रहे हैं और उसका भी फिगर बाद में दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हम लोग को हथियार और गोला बारूद काफी मात्रा में मिले हैं और एक सफलता है, जिसमें पीड़िया क्षेत्र जो कि पहले वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र में हमने ये अभियान चलाया था, एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था और ये वेल कोऑर्डिनेटेड था, क्योंकि इसमें कई सारी टीम हमारी जो इन्वॉल्व थी उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हुए ये अभियान चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वॉज ग्रेट सक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन। सर घायलों के बारे में इसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी की चपेट में हमारे एक जवान घायल हुए थे, जिसको तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा 3 नक्सली जो है वो घायल हुए हैं और एक ग्रामीण जो है वो घायल हुआ है। आईडी ब्लास्ट में कोई युवती घायल हुई? अभी हमें प्राइमा फेसी एक सूचना मिली है, जिसमें मल्लूर क्षेत्र में एक युवती के आईडी ब्लास्ट में मृत्यु होने की सूचना है, जिसका तस्दीक किया जा रहा है और संपर्क किया जा रहा है कि वो तत्काल उसको रिपोर्ट करे ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, उसमें से ये PPCM, ACM लेवल के मेंबर्स भी हैं, कंपनी 2 के सदस्य हैं, इसके अलावा मिलिशिया प्लाटून कमांडर और मिलिशिया सदस्य भी हैं। टोटल लगभग 30 लाख के इनामी इसमें ढेर हुए हैं। जैसे रणनीति हमारी चेंज होती है, नक्सलियों की भी रणनीति चेंज होती है। तो पहले भी कई बार हम लोग को ऐसी सूचना मिली थी और पहले के जो हमारे जो अभियान होते थे उसमें भी ये पाया गया था कि ये अपने कॉम्बैट, अपने जो जवानों के जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उनको उसके रूप में रहते हैं ताकि हम लोग को छलम कर सकें। तो ये एक उनकी भी एक टैक्टिक्स की वो है, तरीका है, जिसमें हम लोग को ये जो यूनिफॉर्म मिला था। सर कितने जवानों को इस ऑपरेशन में? ये स्ट्रेटेजिक है, इसको हम नहीं बता सकते, ना प्लान इसको क्लोज कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हमारा। तो हमें जानकारी नहीं तो, लेकिन ग्रामीण की हमें कोई सूचना नहीं मिली है। अगर सूचना मिलती तो तत्काल उसका भी इलाज कराया जाए।
बताया जा रहा है कि इन सभी माओवादियों पर इनाम घोषित था। सभी माओवादी 31 लाख के इनामी थे, जिनकी पहचान हो चुकी है। ये तो साफ है कि सुरक्षा बल प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म करने में पूरी तरह से जुट गया है। जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उन्हें समाज और विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, और जो अभी भी नक्सली वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर पंखाजूर से है, जहां शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। कोरियाबाई ने 20 साल पहले धर्म परिवर्तन किया था। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन धर्म अपनाया था। कोरियाबाई का निधन हो गया। परिजनों ने शव को सड़क किनारे दफनाया। शव दफनाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। शव को उठाकर दूसरी जगह ले जाने की मांग की जा रही है। तो वहीं लोगों ने कहा कि प्रशासन ने अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन भी कर सकते हैं। यह अजीबोगरीब घटना पंखाजूर से सामने आई है, जहां पर शव दफनाने को लेकर ग्रामीणों में विवाद छिड़ गया। आपको बता दें कि परिवार ने अपने बुजुर्ग का शव सड़क किनारे दफनाया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने, दूसरे पक्ष ने दफनाए हुए शव को सड़क किनारे से हटाने की मांग की है। तो वहीं उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है कि अगर शव को हटाया नहीं गया तो वो आंदोलन भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिनका शव दफनाया गया है, उन्होंने कुछ सालों पहले क्रिश्चियन धर्म अपनाया था, जिसके चलते ये विवाद होने की आशंका भी जताई जा रही है। केंद्रीय खनिज साधिव का अध्यक्षता में नया रायपुर अचल नगर के न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, पर्यावरण तथा खनिज विभाग के सचिव और खनिज विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में प्रदेश के उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश में खनन गतिविधियों की समीक्षा भी की गई। बैठक में खनिज विभाग के सचिव दयानंद ने प्रदेश में खनिज साधन विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों और कार्यों के बारे में बिंदुवार जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ के राजस्व सचिव अविनाश चंपावत, पर्यावरण विभाग की सचिव आर संगीता, खनिज विभाग के संचालक समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पहला भगवान जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। पुरी के तर्ज पर दंतेवाड़ा में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर ओडिशा के कारीगरों ने वर्ष भर की मेहनत के बाद निर्माण किया है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दंतेवाड़ा जिला का पहला भगवान जगन्नाथ मंदिर किरंदुल में बनकर तैयार है। दंतेवाड़ा जिला में पुरी के तर्ज पर भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनाया गया है। बता दें कि ओडिशा के कारीगरों ने वर्ष भर की कड़ी मेहनत के बाद एनएमडीसी के पूर्ण सहयोग से मंदिर का निर्माण किया है। ओडिशा के शापर श्री क्षेत्र के कोरापुट के जगन्नाथ मंदिर परिसर में बनी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी की दिव्य प्रतिमा को छत्तीसगढ़ लाया गया है। 7 अप्रैल से भगवान जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य शुरू किया गया है, जो 12 अप्रैल तक चलेगा। यह मंदिर पूरे बस्तर में भगवान जगन्नाथ का सबसे भव्य मंदिर है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बस्तर के राज परिवार को भी आमंत्रित किया गया है। 7 अप्रैल की सुबह से ही पूजा पाठ के साथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ कर लिया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर में 3 कलश स्तंभ बनाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 7 फीट है, दूसरा शिखर 33 फीट और तीसरा 27 फीट है। यह मंदिर देखने में काफी भव्य और बेहद ही खूबसूरत है। किरंदुल के इस वक्त राघव मंदिर में हम खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे
जगन्नाथ जो पुरी है उसकी तर्ज पर यहाँ पर कीर्तनोई जगन्नाथ सेवा समिति के द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है और इसमें एनएमडीसी का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और यह मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 7 से लेकर 12 तारीख के बीच में होने वाला है, जिसमें आज से यह पूजा प्रारंभ हो चुकी है और अभी समिति के द्वारा पूजा प्रारंभ किया गया है। पूरी की तर्ज में बना हुआ यह मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही आकर्षक है। आज से यहाँ पर पूजा प्रारंभ हो चुकी है और आगे की हम यहाँ की पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ के जो पूजा समिति है उनसे हम जानकारी लेंगे कि ये मंदिर किस तरह बना है और आज से लेकर 12 तारीख तक किस तरह की पूजा अर्चना और सारी व्यवस्थाएं होने वाली है। पूजे जाते थे। ठीक है, पहले वो आदिवासी लोग, ट्राइबल बेल्ट के लोग ही पूजा करते थे। बाद में इंद्रदम्न आए और वो मूर्ति कैसे हुआ, ये बस की बात की बात है। और आपने कहा हिस्ट्री बताने के लिए, ठीक है, 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा, भगवान से परमिशन लेके ही मैं कहना चाहूंगा ताकि कोई भूल ना हो जाए। बात यह है कि ये 1987 पहली बार मेरा अपॉइंटमेंट एनएमडीसी के स्कूल में हुआ था। मैं आया था, उसी समय में आया और मेरे बड़े भाई साहब भी यहाँ थे। उनका और मेरे बीच में 20 दिन की ही ये रहा। मैं आया और मैं चल, तो उनको एक गिफ्ट देने के लिए भगवान जगन्नाथ जी की एक मूर्ति मैंने बनाया पेंसिल में, सॉरी कलर में, और उनको मैंने गिफ्ट दिया। वो चले गए। उसी फोटो को मैं अपना स्कूल में पहली बार दिखाया। डी के शर्मा जी थे, वो बोले कि किनका फोटो है। मैंने कहा ये फोटो को आप नहीं जानते। उसके बाद मैंने बाकी सबको दिखाया, कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये भगवान जगन्नाथ जी के। और मुझे बड़ा दुख लगा। मैंने कहा इसका मतलब हिंदू धर्म का कल्टीवेशन के बारे में, मैंने हिंदू धर्म के बारे में कल्टीवेशन लोगों का थोड़ा सा शायद कमी हो। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर होना जरूरी है। उसी दिन 87 में ये संकल्प लिया गया था। ठीक है, उसके बाद मैं रेलवे में रहता था। आप लोगों को पता है, जब रेलवे का दुर्गा जो ये बनता था, पेंडल बनता था, उसका डेकोरेशन मैं करता था, कई बार किया। तो उसके बाद रेलवे के जो ये है डीआरएम ऑफिस से जो लोग आया करते थे, उनसे ये परामर्श लेके भगवान गणेश जी के मंदिर के पास अभी जो अयप्पा भगवान का जगह है, वो मंदिर को पहले हम भगवान जगन्नाथ जी का ये करने के लिए लिए थे। बाद में आया कि दूर हो जाएगा। रथ यात्रा में जब लोग नहीं आएंगे, यात्रा में लोगों का माने भक्तों का तो ये होना चाहिए, दूर हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। उसके बाद हमने ये कहा कि इसी परिवेश को लेने का हमने संकल्प लिया। और कुछ लोग सुझाव दिए कि यहाँ क्यों कर रहे हो, वहाँ माता जी का मंदिर दंतेवाड़ा में है, तो वहां भी करो, मातृशक्ति है, पितृशक्ति होगा तो अच्छा होगा, वो एक दर्शनीय स्थान होगा। तो वहाँ का महापात्र परिवार जो है उनके साथ कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, तो मीटिंग हुई। तो 4 बच्चेली में भी मीटिंग हुआ और किरंदुल में भी मीटिंग। लेकिन मीटिंग तो होता रहा। उस समय यहाँ नंदा साहब थे, जो डायरेक्टर बन के रिटायर कर गए। नंदा साहब थे, गोकुल पटनायक जी थे और मैं था। हम तीनों मिलके कई बार मीटिंग की, लेकिन भगवान यहाँ आना नहीं था उनको, इसीलिए वो मंदिर नहीं बना। समझ में आया? आपने जो कहा ना कि हम लाए थे, कोई किसी की बस की बात नहीं है उनको लाए, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद हमने प्रयास किया कि यहाँ पर जो अभी देख रहे हो, कौन से अपना ये जो मंदिर है हनुमान जी के, उधर खाली था मंदिर, माने भगवान गणेश नहीं थे, वो जगह खाली था। तो हमने उस जगह को लेने के लिए प्रयास किया। तब भी मैं मंदिर का, राघव मंदिर का कमेटी में मैंने था। तो आशीष के साथ बातचीत हुई, वो भी बहुत अच्छा सुझाव दिए। बोले कि पहले भगवान जगन्नाथ जी का महिमा के बारे में लोगों को बताओ, लोग खुद चाहेंगे। तो उसके बाद हमने प्रयास ही किया। उसके बाद 2006 में पहली बार छोटी मूर्ति जो मेरे घर में है, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, उनको लेके उत्कल समाज में रख के पूजा किया। उसी समय में हमको लगा कि हाँ, वर्तमान माहौल ठीक है और भगवान जगन्नाथ जी आने का समय हो गया। इतने भारी मात्रा में लोग आए। हाँ, और उस समय में हमको ये मिला थोड़ा सा कि हम आश्वस्त हुए कि यहाँ जरूर होगा। और वही बात सही निकला। 2008 में रथ सर वगैरह आए, पटनायक जी आए। उसके बाद 2008 में ये मंदिर हुआ। अब वो नहीं, ये जगह मिला। ये जगह उस समय में एक छोटा सा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।